गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। साइंटिफिक मेथड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास से। तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विज्ञान क्या है और विज्ञान के तत्व या उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हमने जाना कि विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या हैं ये हमने पढ़ा। हमने ये देखा कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान के तरीके को काम में लेकर किस तरह से घटनाओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है और तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करने के साथ सिद्धांतों का प्रतिपादन या नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। अब हम उसके आगे की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि वैज्ञानिक पद्धति के चरण क्या हैं या उसकी प्रोसेस क्या है। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करने के लिए अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसमें करना क्या है। जैसे मैंने आपको विज्ञान के तत्व बताए थे कि विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, अगर ये विशेषताएं किसी विषय में हैं तो वो विषय विज्ञान की श्रेणी में आएगा। क्लियर? वैसे ही हमें ये देखना है कि वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान का जो तरीका है अध्ययन करने का, किसी भी घटना का अध्ययन करने का जो तरीका है, अगर उस तरीके को हम काम में ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो तरीका है क्या, कैसे अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ा था, विज्ञान के मेथड के बारे में पढ़ा था कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। किसी भी घटना का अध्ययन करने का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका जिसमें समस्या के चयन के बाद तथ्यों का एकत्रीकरण विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से होता है और उसके पश्चात तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और व्याख्या होती है। तत्पश्चात सामान्यीकरण करके नियमों का प्रतिपादन होता है और सिद्धांत बनाया जाता है। अब ये तरीका हमने काम में ले लिया, अब इसके चरण क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी वैज्ञानिक पद्धति के चरण। लिख लीजिए इसे, वैज्ञानिक पद्धति के चरण। वैज्ञानिक पद्धति के चरण। देखो बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने के लिए विभिन्न विषयों को या किसी को भी, केवल विषय की बात नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति भी अगर वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर अध्ययन करता है तो उससे क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो वो उसके चरण कौन कौन से हैं, अगर वो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस में निश्चित रूप से निश्चित चरणों को का अगर उसका ये सोचे कि हाँ उन चरणों को उसी तरह से पालन करता है जिस तरह से वो दिए गए हैं, तो ही उसका अध्ययन वास्तविक, यथार्थ और वस्तुनिष्ठ माना जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए थोड़ा सा, प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन, प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन, प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों एवं वैज्ञानिक निष्कर्षों एवं नियमों तक पहुंचने के लिए, वैज्ञानिक निष्कर्षों एवं नियमों तक पहुंचने के लिए अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर, अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। वैज्ञानिक पद्धति के ये चरण, वैज्ञानिक पद्धति के ये चरण
निम्नलिखित हैं। वैज्ञानिक पद्धति के ये चरण निम्नलिखित हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक विद्वान अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात रखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपकी नजरों में सही है वो सबकी नजरों में सही हो, ठीक है। वैसे ही हर चीज का नजरिया, हर चीज को देखने का तरीका या हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है। अब वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करने वाले विद्वान भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी विद्वानों के तरीके या उनके जो चरण हैं वो सबके एक जैसे नहीं हैं। सबने अपनी अपनी तरह से अपने अपने स्टेप बताए हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के ये चरण हैं, लेकिन एक सर्वमान्य उन सब विद्वानों के चरणों के बेस पर एक सर्वमान्य चरणों की व्याख्या की गई है, जो इस प्रकार से है। देखिए, आप कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहला चरण तो आपका यही होगा, समस्या का चुनाव या समस्या का चयन, ठीक है। जब तक हमको ये नहीं पता है कि हम किस पर कार्य कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम किस पर बात कर रहे हैं या हमारा अध्ययन किस चीज पर है, किस बात पर है, किस वस्तु पर है, तब तक हम अपने अध्ययन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहला चरण तो होता है समस्या का चुनाव। जब आप वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं अपने अध्ययन में, तो सबसे पहले आपको अपने अध्ययन का टॉपिक सिलेक्ट करना होगा कि वो टॉपिक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला चरण है समस्या का चुनाव। लिख लीजिए इसे, समस्या का चुनाव, समस्या का चुनाव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं या जिस भी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं या जिसके भी बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारे डिसाइड होने चाहिए कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे में आएगा अध्ययन के उद्देश्य आपके क्या क्या है। नेक्स्ट लिखिए प्राकल्पना का निर्माण, ठीक है, यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करना है हमको, प्राकल्पना का निर्माण। तीसरे चरण में हमको क्या करना है, प्राकल्पना का निर्माण करना है, ठीक है, हाइपोथेसिस बनानी है। अब हाइपोथेसिस क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा सा। हाइपोथेसिस यानी कि एक काम चलाओ उपकल्पना, एक काम चलाओ अनुमान। जब हम कोई भी अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम हमारी एक सामान्य जानकारी के बेस पर, हमारी सामान्य नॉलेज के बेस पर हम एक अनुमान लगाते हैं कि शायद, वो अनुमान कैसे होता है, शायद शब्द के साथ शुरू होता है कि शायद ऐसा है इसीलिए ये हुआ, ठीक है, शायद ऐसा है इसलिए ये हुआ। अब आपका ये जो शायद वाला कथन है, ये कथन आपका प्राकल्पना कहलाएगा। क्लियर। तो तीसरे चरण में आपको क्या करना है, प्राकल्पना का निर्माण करना है। नेक्स्ट लिखे, अगला चरण है आपका अध्ययन के क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण करना। अध्ययन के क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण करना। अध्ययन के क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण मतलब हमने अध्ययन किया, हमारे अध्ययन का टॉपिक डिसाइड हो गया, टॉपिक के बाद में अध्ययन क्षेत्र आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद में आपने उसके उद्देश्य, भाई आप ये अध्ययन या इसके ऊपर आप अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, आपने उद्देश्य डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना बना ली। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ अध्ययन करना है। मान लीजिए आपका टॉपिक है दहेज प्रथा, बाल विवाह, तलाक, हिंसा, महिलाओं पर हुए अत्याचार, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, गंदी बस्तियां, अनुसूचित जाति या जनजातियों की समस्याएं,
वृद्धों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, कामकाजी महिलाओं की समस्याएं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम करना जरूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें 50 तरह की समस्याएं नहीं, 100 तरह की समस्याएं नहीं, 500 तरह की समस्या नहीं, 5000 तरह की समस्याएं हैं। और अगर उन समस्याओं का निराकरण करना है तो आवश्यक है कि उस समस्या के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरह से उसका अध्ययन किया जाए, जिससे कि उस समस्या का निराकरण किया जा सके। क्लियर? तो जब आप समस्या को ढूंढ लेते हैं कि हाँ मेरी ये समस्या है, अब उस समस्या से संबंधित अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप उस समस्या को किस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में? जैसे महिलाओं को लेकर, अगर आप महिलाओं की शिक्षा को लेकर अध्ययन करना चाहते हैं तो कौन सा क्षेत्र? आपका गांव, आपका एरिया, या आपके क्षेत्र के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, आपके गांव से सटे हुए या जुड़े हुए जितने गांव हैं वो सबको लेना चाहते हैं? आप जिला स्तर पर करना चाहते हैं? आप स्टेट लेवल पर करना चाहते हैं? किस लेवल पर करना चाहते हैं? वो क्षेत्र और आपकी इकाइयां वो आपको निर्धारित करना होगा। क्लियर? अब इकाई और क्षेत्रों का निर्धारण ऐसा ही नहीं हो जाता। जब हम क्षेत्र और इकाई का निर्धारण करते हैं तो बहुत सारी बातें हमको ध्यान रखनी होती हैं। आपका जो क्षेत्र है वो न तो बहुत बड़ा हो कि आप करते करते थक जाएं और आपका काम नहीं हो, और ना ही बहुत छोटा हो कि केवल कुछ दिनों में ही आपका काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो इतने से क्षेत्र पर किया गया अध्ययन आप बहुसंख्यक वर्ग पर लागू नहीं कर सकते। तो मतलब कि आपका जो क्षेत्र है वो आपके अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, इतना होना चाहिए। और इकाई भी आपकी वो होनी चाहिए जो वास्तव में आपके विषय से संबंधित है। क्लियर? आपके उद्देश्यों को पूरा करती है। आया समझ में? इन बातों को ध्यान में रखकर इकाई और क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए। अगले चरण में हम लिखिए, अगले चरण में अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव किया जाता है। अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव किया जाता है। आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने क्षेत्र चुन लिया, इकाई चुन ली, प्राकल्पना बना ली। अब आप अपने अध्ययन की पद्धतियां, आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में किन पद्धतियों को काम में लेंगे। अध्ययन की बहुत सारी पद्धतियां हैं, तो उन अध्ययन की पद्धतियों में चाहे आप अवलोकन ले लीजिए, साक्षात्कार ले लीजिए, अनुसूची ले लीजिए, प्रश्नावली ले लीजिए, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति ले लीजिए, इनमें से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए आपको डेटा कलेक्शन या तथ्यों का संकलन करना है, ये आपको निर्धारित करना है। ठीक है, अध्ययन की पद्धतियां और पद्धतियों के साथ साथ उसके यंत्र कौन कौन से हैं, मतलब आप किन किन चीजों को काम में ले रहे हैं। मान लीजिए आप अवलोकन कर रहे हैं, तो अवलोकन में केवल आप देखकर तथ्यों को कितना याद रखेंगे, घटनाओं को कितना याद रखेंगे। तो आप कैमरा ले जा सकते हैं जिससे आप फोटोग्राफ्स खींच सकें, आप रिकॉर्ड कर सकें तो उसके लिए आप ले सकते हैं, या आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ और रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड करने के कुछ फंक्शंस या जो चीज़ें चाहिए जिनकी आवश्यकता है उन यंत्रों का प्रयोग आपको करना है, तो वो आपको सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करनी होंगी। तो ये जो आपका 5वां चरण है उसमें आपको यही करना है। अगला चरण लिखिए, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। अवलोकन में आप देखेंगे, ठीक है, आप जिस भी क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने जो भी सिलेक्ट किया है आपके अध्ययन का क्षेत्र, आप उस अध्ययन क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर अवलोकन करेंगे, देखेंगे, अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे। किसी रिपोर्टर को अगर किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए भेजा जाए, चाहे वो किसी नेता का हो या किसी एक्टर एक्ट्रेस का हो या किसी बड़े बिजनेसमैन का हो, उसके किसी प्रोग्राम को या किसी कार्यक्रम को उसे अटेंड करने के लिए भेजा जाए, तो वो वहां जाकर एंजॉय नहीं करता। उसका काम होता है अध्ययन की मतलब उसको रिपोर्टिंग करनी है, तो वो रिपोर्टिंग को ध्यान में रखते हुए उस कार्यक्रम को अटेंड करेगा और
साथ में रिपोर्टिंग करता रहेगा कि उसको क्या क्या चीज़ें अंदर सिलेक्टिव, उसको क्या क्या चीज़ों का अपने पास में कलेक्शन करना है और क्या क्या जानकारियां उसे जुटानी है। तो अध्ययन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अवलोकन यानी कि देखना है और तथ्यों का संकलन करना है। अगला चरण लिखिए, इसके अगले चरण में आपको आएगा तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। ठीक है, जब आपके तथ्यों का संकलन हो जाता है तो तथ्य संकलन करने के बाद सेकेंड स्टेप होती है, वो यही होती है कि जब आपके पास में जानकारियां बहुत सारी हैं तो अब आप उसे काटना छांटना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कई बार हम क्या इकट्ठा करके तो बहुत सारा ले आते हैं, बट उसमें से अपने काम की कितनी है और अपने काम की कितनी नहीं है, उन सारी चीज़ों का आपको तालमेल वहाँ बिठाना होता है। तो जब आप जानकारियाँ, सूचनाएं जुटाकर लाते हैं, उसके बाद आपका काम होता है वर्गीकरण, विश्लेषण और सारणीयन करना। ठीक है, आप उसका टेबुलेशन करेंगे और वर्गों में बांट कर उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अगला नेक्स्ट चरण आपका होगा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, सामान्यीकरण मतलब आप सामान्य, जब आपने तथ्यों का विश्लेषण कर लिया तो आपके सामने कुछ सामान्य बातें, कुछ सामान्य नियम निकल कर आएंगे जिनको आपको पॉइंट आउट करना है। और सामान्यीकरण के जस्ट बाद आपका आएगा जांच या पुनः परीक्षण, जांच या पुनः परीक्षण। ठीक है, और उस जांच या पुनः परीक्षण के द्वारा आप ये जांचने का प्रयास करेंगे कि आपने जो अध्ययन किया है उसमें कहीं कोई कमी, कोई त्रुटि या कोई खामी तो नहीं रह गई, क्योंकि उस जांच के द्वारा ही आप अपने अध्ययन को वस्तुनिष्ठ अध्ययन कह सकते हैं। क्लियर? तो जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगी आपकी वो होगी जांच या पुनर्परीक्षण। और लास्ट में आपका आएगा भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। ठीक है, जब आप एकत्रित तथ्यों के माध्यम से एक निष्कर्ष या एक सामान्यीकरण नियम बनाते हैं या निकालते हैं तो उसके आधार पर आप भविष्य की जानकारी दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो आने वाले 5 सालों में जनसंख्या की स्थिति ये होगी। ये किस आधार पर बनाया हमने, किस आधार पर भविष्यवाणी की हमने? ये प्रेडिक्शन जो हुआ वो किस बेस पर हुआ? इस बेस पर हुआ ना कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, उसके बेस पर हमने भविष्यवाणी की और आने वाले 5 सालों के बारे में हमने जानकारी दी। ठीक है, तो हम इसी के बेस पर, जो हमने अध्ययन किया उसके बेस पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो समस्या का चुनाव किया था उस समस्या से रिलेटेड हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं आपके वैज्ञानिक पद्धति के चरण। कि हम बात कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान में या किसी भी प्रकार के अनुसंधान में अगर हम विज्ञान की पद्धति या विज्ञान के तरीके को या विज्ञान के मेथड्स को काम में, साइंस मेथड को काम में लेकर अध्ययन करते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ और यथार्थ अध्ययन होता है और ऐसा होता है जो वास्तव में आपके समाज को या आपके सामाजिक समस्या की जटिलताओं को समझने में हमारे लिए सहयोग करता है। तो अगर हम इस वैज्ञानिक पद्धति को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसे हम फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक समझें। इसीलिए हमने वैज्ञानिक पद्धति से पहले विज्ञान को जाना, उसकी विशेषताएं, अर्थ को समझा, फिर हमने वैज्ञानिक पद्धति को समझा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, उसकी विशेषताएं और तत्वों को जाना। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति में क्या क्या किया जाता है तो उसके चरण स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग क्या है। ठीक है, तो लिखिए सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। देखो बच्चों, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? कि समाज की कई ऐसी घटनाएं हैं या कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सामाजिक समस्याएं, सामाजिक घटनाएं थोड़ी जटिल प्रकृति की होती हैं, यथार्थ अध्ययन करना मुश्किल होता है।
प्लस इसमें भविष्यवाणी जो होती है वो कई बार सही साबित नहीं होती। तीसरी चीज, इसमें कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कई बार गलत साबित होता है। इसके बेस पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और इसके पास, स्पेशली सामाजिक विज्ञानों के पास अपनी कोई प्रयोगशाला भी नहीं है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी है कि समाज शास्त्र के लिए तो पूरा समाज ही उसकी प्रयोगशाला है। वो जब चाहे उससे संबंधित या जिस घटना पर वो अध्ययन कर रहा है उस घटना से सिमिलरली कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसका अध्ययन वो कर सकता है। ऐसा कई विद्वानों का मानना है कि हम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति को काम में नहीं ले सकते। फिर भी आज भी और पहले भी, आज भी, पहले भी और आने वाले समय में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही समाज शास्त्र में और कई सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन किए जा रहे हैं और उन्हें सही, वास्तविक और यथार्थ भी माना जा रहा है। ठीक है, मतलब वो अनुसंधान मान्य होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियम या उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को भी मान्यता दी जाती है। क्लियर? तो अब लिख लीजिए सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। लिखिए सबसे पहले पॉइंट्स में लिखना। सामाजिक, यद्यपि कुछ लोगों का मानना है, यद्यपि कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता, वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत जटिल है, परंतु वास्तविकता यह है कि आज विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसी की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसी की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनका वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है। उनका वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है जिसके आधार पर उनका वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है जिसके आधार पर सामान्यीकरण करके नियमों का प्रतिपादन एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं ना,
ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है, ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञानों व सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञानों व सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान की सभी विशेषताएं एवं तत्व इसमें सम्मिलित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एवं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में, हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एवं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी, सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग भी बढ़ रहा है। क्लियर? आया समझ में? यहाँ पर आपका वैज्ञानिक पद्धति का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, देखो आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आप वो अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको वैज्ञानिक पद्धति समझ में आ जाएगी। क्लियर? सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब वैज्ञानिक पद्धति की बात आती है तो समझ लेना वैज्ञानिक पद्धति के साथ किसकी बात आती है? विज्ञान की बात आती है। किसकी आती है? विज्ञान की। तो अब विज्ञान का जो सर्वमान्य अर्थ है वो आपको समझना है। विज्ञान का कोई संकुचित अर्थ नहीं है। विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं है, ये अपने आप में एक पद्धति है, एक तरीका है जो अध्ययन का है। ठीक है, जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, वो तरीका ज्यादातर मान्य और सर्वमान्य जो है वो विज्ञान का है। क्लियर? तो विज्ञान से रिलेटेड आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसी सभी विषय जो किसी भी घटना या वस्तु का अध्ययन क्रमबद्ध, व्यवस्थित और निश्चित तरीके से करते हैं वो सभी विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, घटनाओं का यथार्थ और क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान की विशेषता है। इसके साथ ही अवलोकन, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण, नियमों का प्रतिपादन और सिद्धांत निर्माण, ये विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। अगर वो किसी विषय में मिलती हैं तो वो विषय विज्ञान की श्रेणी में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन करने का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका है जो विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन करता है, जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी करने की
की क्षमता रखते हैं। तो अब वैज्ञानिक पद्धति के बारे में आपको पता चल गया कि अध्ययन करने का तरीका, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है तो मैंने आपको सारी बता दी थी, और इसके चरण क्या है तो वो चरण भी मैंने आपको बता दिए। तो ये चरण आपको याद रखने हैं कि जब हम कार्य शुरू करते हैं, इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, विद्या वाचस्पति की डिग्री प्राप्त करने के लिए, पीएचडी करने के लिए आपको शोध करना होता है, ठीक है। हमने सामाजिक शोध अनुसंधान पढ़ा है ना, तो ये शोध, जब हम शोध करते हैं तो शोध का प्रारंभ कैसे होता है, उसके 12 चरण हमने पढ़े थे ना, उन्हीं 12 चरणों का वही जो 12 चरण है, वही वैज्ञानिक पद्धति या तरीका है कि सबसे पहले आप समस्या का चुनाव कीजिए। समस्या के चुनाव के बाद में आप अपने अध्ययन के उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि आपने उस समस्या का चुनाव क्यों किया, आप उस पर अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। जब आपने चुनाव कर लिया, उसके बाद आप अपने क्षेत्र और इकाइयों का निर्माण कीजिए कि आप किस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण कीजिए, यानी आप एक काम चलाऊ अनुमान बनाइए जिसके बेस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आपका अनुसंधान आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपके प्राकल्पना का निर्माण हो जाए, अध्ययन क्षेत्र इकाइयों का निर्धारण हो जाए, उसके बाद आप अपने अध्ययन की प्रविधियों का निर्धारण करेंगे कि आप किन किन पद्धतियों को काम में लेकर, किन किन प्रविधियों को काम में लेकर आप तथ्यों का संकलन करते हैं। जब आपकी पद्धतियां और यंत्र निर्धारित हो जाते हैं, उसके बाद आप तथ्य संकलन के लिए निकलेंगे, फिर आप तथ्यों का संकलन करेंगे। संकलन करने के बाद आप तथ्यों का विश्लेषण, वर्गीकरण और सारणीयन करेंगे। जब वो हो जाएगा, उसके बाद आप सामान्यीकरण करेंगे, कुछ नियम बनाएंगे और उन नियमों के आधार पर आप सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। और जब सिद्धांतों का निर्माण हो जाता है तो आप उसके बेस पर, उन सामान्य नियमों के आधार पर आप भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखते हैं। ये इन शॉर्ट में आपके वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपका वैज्ञानिक पद्धति समाप्त होता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आ गया सभी को समझ में? क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड डे टू ऑल।